बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज की अगर खबरों पर नजर दौड़ाई जाए तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया तीसरा टेस्ट मैच इस वक्त लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और उसमें 193 का टारगेट दिया गया जनाब इंग्लैंड की टीम की जानिब से, लेकिन द माइटी इंडियंस 112 पे 8 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। लंच के वक्फे तक अभी तक जो 112 के टोटल स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और ये इंडिया के लिए खासी मुश्किल होने जा रही है। स्टार्ट में ऐसा लगा था, इंडियन मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स सब ने कह दिया कि जनाब 2-1 होने जा रही है सीरीज़, लेकिन अब एकदम से हालात बदले, जज्बात बदले। 112 पे 8 खिलाड़ी और इंग्लैंड को सिर्फ 2 खिलाड़ी चाहिए आउट करने और ये टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड तारीखी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में ये जीतने में कामयाब हो जाएगा। दूसरे एंड पर जनाब अगर क्रिकेट के वाले से बात की जाए तो माइक हैसन जो कि कोच हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो जो कीपिंग वाले मामले पे खबरें थी बाबर आजम को लेकर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाबर आजम टीम में वापस आते तो एज ओपनर ही आएंगे और साइम वयूब या फखर जमान के साथ वो ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा जी बड़ी खबर ये है एशिया कप को लेकर जो कि होने जा रहा है इस साल सितंबर में, उसमें एक मीटिंग बुलाई गई ढाका में जिसमें इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन नकवी साहब ने कहा कि अगर मीटिंग होगी तो ढाका में ही होगी, आपने जो करना कर लें। तो इंडियन हमेशा की तरह वही कर रहे हैं जो उनकी एक रिवायत रही है, वो अब लॉबिंग शुरू कर रहे हैं। दीगर जाहिर है उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका को कांटेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ से अलग हो जाते हैं और ये जो भी है इस पर फर्दर आगे बात करते हैं। इसके अलावा एशिया कप के बाद अब जूनियर हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में भी शिरकत जो है अब उस पर सवालिया निशान लग गया, क्योंकि इंडिया में से ही आवाज़ें उठने लग गई हैं। ये फुटेज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। इनके एक वो थर्ड क्लास साफ़ी हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को कैसे क्लियरेंस दे दी गई। इंडिया का क्लियरेंस देगा, पाकिस्तान खुद PHF ने कह दिया वो खुद जो जनाब वो नहीं जाएगा, अपनी हॉकी की टीम नहीं भेजेगा, वहाँ पर जाकर हॉकी नहीं खेलेगा। इन तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ अहमद कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत अहमद सईद साहब, ज़रा आगाज़ कर लेते हैं ये माइक हैसन, उसके बाद फिर हम इंडिया इंग्लैंड वाले मैच पे आते हैं। माइक हैसन ने आप पिछले 2-3 दिन से मुसलसल बाबर आजम पर जनाब हॉट टॉपिक बने। बाबर आजम हमेशा किसी भी व्लॉगर की, यूट्यूबर की वीडियो स्टार्ट भी बाबर आजम से होती है, एंड भी बाबर आजम से, और तनकीद भी बाबर आजम पर करनी है। तो माइक हैसन भी इस चीज़ को फेस उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब उसको गलत वे में लिया गया, मैंने उसको एज सच कीपिंग का नहीं कहा था, स्ट्राइक रेट का कहा था, इंप्रूव करना वक्त की ज़रूरत है। तो वो उन्हें टीम में एज ओपनर ही देखते हैं। बाबर आजम ओपनर है, जब भी वो कम बैक करेंगे वो फखर जमान या साइम वयूब के साथ ओपन ही करेंगे। व्हाट्स योर टेक? देखें, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जब चाहता हूं कि वो ये बयान ज़रूर सुने जो पिछले 3 सालों से इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करते हैं, वो पावर प्ले के जो ओवर हैं उनमें बॉल ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। तो एक वर्ल्ड क्लास कोच ने जो मशहूर है T20 फॉर्मेट के लिए टीमें बनाने के लिए, उसने IPL में टीम बनाई, उसने PSL में टीम बनाई, उसने न्यूजीलैंड की टीम के साथ काम किया, मल्टीपल टीम के साथ वो काम कर चुके हैं और वो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर ही मशहूर हैं। बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर भी वो रिलाय करते हैं। तो उसने भी जब पाकिस्तान के अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर बात की है तो उसको भी ये समझ आइए कि बाबर आजम की यूटिलिटी T20 क्रिकेट में एज एन ओपनर ही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि यहाँ कौन से ऐसे जीनियसेस थे जो इनसे ज़्यादा समझदार थे, जो इनसे ज़्यादा चीज़ों को समझते थे। और जहाँ तक आपने वो जो विकेट कीपिंग वाली बात की है, तो देखिए पाकिस्तान में इससे पहले भी ये रिवायत है, यह वक़ार यूनुस जब कोच थे तो उन्होंने उमर अकमल को लगा दिया था विकेट कीपिंग करने के ऊपर, इसलिए कि वो किसी और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को टीम में आता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है वो उमर अकमल के साथ ये काम किया। इसी तरह बाबर आजम के बारे में भी ये चहम गोइयाँ और ये अफवाहें जो है वो पिछले 3-4 दिन से हो रही थी कि बाबर आजम को उन्होंने जो है काफ़ी क्रेडिबल ज़राए ने इसको जो है वो इसकी तस्दीक भी की थी, इसको जो है उन्होंने सेकंड भी किया था कि इस तरह की बात हुई है और बाबर आजम को ये ऑफ़र की गई है कि वो विकेट कीपिंग करेंगे। तो समटाइम्स ये भी होता है कि जब किसी चीज़ के ऊपर बैकलैश आता है, जब किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, तो उसके जवाब के अंदर भी जो है वो समटाइम्स क्लैरिटी देनी पड़ती है कोच को आके। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम की एक तस्वीर भी जो है वो चल रही है कि इसमें विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ जो है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ जो है वो हुई तो यकीनन है। अब ये नहीं पता कि वो कितना उसको संजीदगी से लिया गया उस बात को, या जस्ट वो एक सजेशन के तौर पर बात हुई, या फिर अव्वल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब आपने ये तय कर लिया था कि बाबर आजम T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो फिर किस चीज़ की आपको अर्जेंसी है? आप बाबर आजम के बगैर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम को टीम से निकाल के भी हर वीडियो में बाबर आजम शुरू होती है, बाबर आजम टीम के अंदर हो तो भी सब ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि एज एन इंस्टीट्यूशन ये प्लेयर्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और इसका फ्यूचर में जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाबर आजम अपनी अब लाइफ के उस स्टेज में जब 30+ के अंदर आके कहा जाता है कि क्रिकेट की वो समझ, क्रिकेट की वो ग्रिप पैदा होती है
कि जो एक तवील अरसे से बंदा इस प्रोसेस से गुजर रहा हो और उसके बाद जब फल समेटने का टाइम आता है, आप देखें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी एवरेजेस जो है वो 30 के बाद जाके इंप्रूव होना शुरू हुई हैं। जो रूट के आप स्टैट्स निकाल के देख लें, स्टीव स्मिथ के आप स्टैट्स निकाल के देख लें, 30 के बाद जो उनकी टेस्ट कैरियर के अंदर जो उनका परवान चढ़ा है, जो उसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो इस उम्र में बाबर आजम को अगर इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इतना इमेच्योरली उनको ट्रीट किया जाएगा और इस तरह से उनके बारे में चाहे गोइयां और अफवाहें की जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पर्सनली बाबर आजम के ऊपर भी, और एज एन इंस्टीट्यूशन पीसीबी को बहुत अच्छी रिवायत कायम नहीं करेगा। अहमद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी आई होप कि खैर खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब, ये जो अभी माइक हसन को वापस आकर अब बताना पड़ा है, क्लियर करना पड़ा है कि बाबर आजम के बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो अहमद सईद ने भी कहा कि वो एक पिक्चर भी आई कीपिंग ग्लव पहने हुए थे, बैकलैश इतना आया कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, वापस जाना पड़ा, अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा और आके कहना पड़ा कि वो एक ओपनर ही है, ठीक है, वापस जब भी वो आएगा वो एज ओपनर ही आएगा। माइक हैसन भी समझते हैं कि बाबर ओपनिंग के लिए सूटेबल है, दी बेस्ट है, लेकिन उनको ये कि अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बेहतर करना होगा क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो मैं ये नहीं कहता कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत तब्दीली लाना पड़ेगी। व्हाट्स योर टेक? अच्छा हमजा, मुझे ये लगता है कि हो सकता है वैसे बाबर आजम की कीपिंग ग्लव्स के साथ पिक्चर आई हो और किसी ने शोशा छोड़ दिया हो कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा तुम विकेट कीपिंग करोगे तो तुम्हें हम टीम के अंदर लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी समझ है वो बाबर आजम जैसे प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करेगा या डिमांड करेगा कि वो विकेट कीपिंग करेगा तो उसको रोल दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ऑल दो के हारिस को अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी टीम में है और अच्छी विकेट कीपिंग भी वो कर रहा है, तो एज सच विकेट कीपिंग का तो कोई इशू नहीं है। जहां तक बात है, देखें बाबर आजम के ओपनर खेलने पे या वन डाउन खेलने पे, तो T20 में तो मेरे ख्याल में ओपनर में और वन डाउन में ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी फर्स्ट बॉल पे ही फर्स्ट विकेट गिर जाती है, हमने देखा है कि कई दफा सैम आउट हो जाता है या अगर फखर था वो आउट हो जाता था, तो तब भी बाबर आजम को दूसरी बॉल खेलने के लिए आना पड़ता था, जो कि ऑलमोस्ट ओपनर वाला ही रोल होता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करती है। और अगर हम स्टैट्स वाइज देखें तो मेरे ख्याल में वन डाउन पे बाबर आजम ने थोड़ा सा बेहतर किया है कंपैरेटिवली ओपनर के। अब इसका तो बेहतर उनको पता होगा कि वो ज्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं या उनको कहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कहाँ वो बेहतर फील करते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि सबसे मेन चीज ये है कि एशिया कप आपका आ रहा है जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आपने एशिया कप को सामने रखते हुए अपनी टीम को एक शेप देनी है, जो कि मेरे ख्याल में अब आपको एशिया कप के हिसाब से अपनी टीम को चूज करना चाहिए, तो फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपने एशिया कप में बाबर आजम के बगैर जाना है, तो फिर आप बाबर आजम को बेशक बांग्लादेश वाली सीरीज या वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में ना रखें, लेकिन अगर बाबर आजम आपके प्लान्स का हिस्सा है एशिया कप के लिए, तो फिर आप उसको टीम के साथ रखें। तो अब ये क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को कि क्या उनको बाबर आजम की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो फिर मेरे ख्याल में उसे बांग्लादेश वेस्ट इंडीज वाली सीरीज इस वजह से खिलानी चाहिए कि एकदम से जब आप उसको एशिया कप में लेके आएंगे तो जाहिर है कि ऑलरेडी उसकी फॉर्म फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर जब बड़े इवेंट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करेगा। हम उसे ओवर द नाइट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। आपको उसको एक दो सीरीज देनी पड़ेगी। अगर आपके वो प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल कंसीडर ना करें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम का अभी का जो बैलेंस है वो बड़ा जबरदस्त है। जिस तरह से यंग प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, ऑल्दो कि अभी उनका ओवरसीज कंडीशंस में उस तरह का एक्सपोजर या उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई, लेकिन मेरी अपनी एक राय ये है कि आपको बाबर आजम जैसे प्लेयर को रखना चाहिए एशिया कप में। उसका होना जरूरी है, वो एक सीनियर प्लेयर है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अब आपने उस बैलेंस को किस तरह से क्रिएट करना है कि कौन किस प्लेयर की जगह पे उसको लेके आएंगे। जाहिर है जब आप एक प्लेयर को लेके आ रहे हैं बाबर आजम जैसे, तो किसी ना किसी को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त है यंग प्लेयर्स की रिसेंट पास की कि ये आपको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। अहमद सईद साहब देखें, इसमें ये जो टीम अभी अनाउंस हुई है बांग्लादेश की,
उसमें भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हम फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश के टूर के लिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी इतनी अब मतलब जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार बहरहाल है तो सही कि हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम को एडजस्ट करना पड़े, इसलिए शायद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान साथ ही नहीं कर दिया, वरना आमतौर पर जो एडजस्टेंट सीरीज़ होती हैं उनमें टीम जो है वो आमतौर पर ऐलान कर दिया जाता है उसका। दूसरी बात यह है कि मैं मतलब काफ़ी अरसे से मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान टीम के प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और ये बात मतलब मैं उस वक्त से करता आ रहा हूँ जब अभी इसके बारे में कोई डिबेट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बात यह है कि जिस तरह की शेप बनती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह की आपकी टीम के अंदर अब साइम अयूब भी आ गए हैं, फ़खर जमान भी आ गए हैं, मोहम्मद हारिस भी ओपनर खेलना चाहते हैं, और ये वो लड़के हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं PSL के अंदर भी और आपका जो नेशनल टीम है उसके साथ भी ये, और हसन नवाज भी दरमियान में जो है वो ओपनर खेलना शुरू हो गए थे, गो के अब वो नंबर 5 नंबर 6 पे सेट हो गए हैं। तो इन लड़कों के होते हुए तो बाबर आजम की T20 टीम में वापसी का इम्कान दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ODI सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के लिए, उसमें ज़ाहिर है बाबर आजम टीम के प्लान का हिस्सा होंगे, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल पाकिस्तान ने शुरू करना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी गालिबन सितंबर में उनके मैचेस का आगाज़ भी हो जाएगा, तो उसके अंदर भी हमें बाबर आजम तो बाबर आजम टीम के साथ तो रहेंगे, लेकिन बाबर आजम शायद T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है जी। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं जो एशिया कप के बाद अब जो हॉकी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की शिरकत सवालिया निशान, और इंडिया में बड़ी इस बारे में मिर्चें लग रही हैं, और इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है पाकिस्तान टीम को, लेकिन एक दफ़ा पाकिस्तान से भी पूछ लें, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी सूरत पाकिस्तान उसी मौके पर कायम है कि अगर क्रिकेट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जा सकती है तो हॉकी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेली जाएगी। पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स है एज कम्पेयर टू इंडियन टीम। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के वास्ते। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट पर हमने जिस तरह से माइक हैसन और बाबर आजम की बात की है, अब हॉकी पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि भारत जो है इंडिया हर मैदान में पहले उसने क्रिकेट में गड़ा खोदा, खुद ही उस गड्ढे में गिर गया, और हाइब्रिड मॉडल के तहत उनको खेलना पड़ा। अब एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है। इसी तरह हमने देखा कि अब जो कप की एशिया कप की बात हो रही है, हॉकी और जूनियर वर्ल्ड कप की बात हो रही है, उसमें भी अब भारत जो है वो मसले मसाइल करने लगी। उनके एक थर्ड क्लास से साफ़ी हैं जनाब, वो सर पीट रहे थे, अपनी हुकूमत को कोस रहे थे। अगर वो फुटेज हमारे पास है तो ज़रा वो दिखा दीजिएगा, दैन उस पर फिर फर्दर बात करते हैं। इनका नाम खैर लेना नहीं चाह रहे हम, ठीक है। उन्होंने जनाब 2-3 अपने शकूक शुबात से आगाह किया। एक तो कहा है कि पाकिस्तानी परचम जो है ना वो लहराना यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे हम, ठीक है। दूसरा उन्होंने पहले कहा कि अभी तो सिंदूर को तंदूर बने कुछ ही हफ्ते गुजरे हैं, पहले हमने वहाँ पे मुंह की खाई है, अब अगर पाकिस्तान की टीम को इंडियन गवर्नमेंट आने दे रही है तो अब यहाँ पे मुंह की खाएंगे हम। जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस अभी इस टाइम नज़र आ रही है। अहमद कुरैशी साहब ये जो साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पर देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कहीं आ ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान तो खुद जो है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अटल है उस बात पर, वो स्टांस क्लियर है इनका कि अगर होगा तो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अगर इंडिया को हैं तो पाकिस्तान को भी सेम वैसे, बल्कि उनसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय मीडिया, भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तान से तो नफरत करते हैं। देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानियों को वीजा देने से पहले या इंडिया में बुलाने से पहले, तो क्या ये अच्छी बात होती कि अगर इंडिया के सहाफ़ी अपनी गवर्नमेंट को ये मशवरा देते कि पाकिस्तान से हर थोड़े अरसे बाद बिला वजह का पंगा आप ना लें, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के साथ आप हालात ख़राब ना करें, कुछ भी पटाखा या फुलझड़ी भी अगर जल जाती है इंडिया में तो विदाउट किसी एविडेंस के एकदम से पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम मत डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडियंस की जो रग रग है उसमें फितना और फसाद है, तो ये फितना और फसाद ही चाहते हैं। और खास तौर पे जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उसका ये तीसरा टर्न्योर है, हमने देखा कि इंडिया का तो सत्यानाश हुआ ही हुआ, या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का तो सत्यानाश हुआ ही हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में जो रेपुटेशन है इंडिया की, वो नरेंद्र मोदी ने अपने साथ साथ इंडिया की भी रेपुटेशन टके की नहीं छोड़ी। अब देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि ये सिलसिला अब बंद हुआ है कि हम मुंह उठा के चले जाते थे जब भी कोई टूर्नामेंट होता था इंडिया में, और जब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट आता था तो इंडियन रोना डाल देते थे कि जी हमारे प्लेयर्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की है
कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको यहाँ पे फील हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को भी वही सिक्योरिटी कंसर्न्स है। क्योंकि जब भी इंडिया में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा हो तो वहां पे आरएसएस उठ के खड़ी हो जाती है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान में तो आरएसएस की तरह की कोई तंजीम नहीं है, और मेरे ख्याल में हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट भी इनफैक्ट के, ये लोग आरएसएस टाइप की तंजीम अगर यहाँ होती भी खुदा ना खासा तो गर्दन से पकड़ना ऐसी तंजीमों को मेरे ख्याल में हमारे इदारों को भी और गवर्नमेंट को भी आता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि उसी दहशतगर्द हुकूमतें उन्हीं की स्पोर्ट से बनती, उन तंजीमों की स्पोर्ट से बनती, तो डेफिनेटली उनकी बात मानना तो इंडियन गवर्नमेंट की मजबूरी है। और आगे से इंडियन मीडिया की मजबूरी ये है कि उन्होंने मोदी को लेकर चलना है और मोदी की बात माननी है। हमसे सब ये जिस तरह की बोंगियाँ अभी ये मार रहे हैं साहब, मेरे ख्याल खुद रो रहे हैं। वही जो बात अगेन वही कि अपना गड़ा खुदा वो उसमें अब खुद जो है भारतीय गिरते जा रहे हैं। असल में हुआ यह था कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान खेलने गया था ना हॉकी इंडिया में, तो उस वक्त हुआ ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे थे कि हमारी रैंकिंग आपसे बहुत बेहतर है, हमने पता नहीं कोई यहाँ पे रिकॉर्ड कायम कर दिए हॉकी के अंदर। उस वक्त भी हुआ ये था कि हमारी वो वाली हॉकी टीम जो अक्सर रोनर होती है माली वसाइल का, उसने इंडिया को जाके इंडिया में ही हरा दिया था। और वो बहुत मशहूर एक फुटेज है, इसमें वो हमारे प्लेयर असफर जो है वो शर्ट उतारते हुए उन्हें पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। आपको याद होगा कि इंडिया की टीम ने जो है ना शारजा में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान में, क्योंकि शारजा में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का जो रिकॉर्ड है ना, पाकिस्तान वहाँ 18 मैच जीता है और इंडिया वहाँ सिर्फ 4 मैच जीता है। तो इंडिया जब भी यूएई जाता है वो शारजा में क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ मेमोरीज हमने ऐसी दे दी हैं, जो मेमोरीज इस तरह के जो साफ़ी हजरात बैठे होते हैं टीवी के ऊपर, वो उनके दिमाग को कुछ इस तरह से मुतासिर कर रही हैं कि अब इस तरह की बातें बैठ के वो करते रहते हैं और इससे वो अपने आप को बहलाते रहते हैं। मतलब एक ऐसे ट्रॉमा का ये शिकार हो चुके हैं, एक ऐसे ट्रांस में ये चले गए हैं बहसीयत कौम पिछले 2 महीने से कि इनको समझ नहीं आ रही कि एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ कि हम जो बात करते थे वो, मतलब पाकिस्तान को हम कहते थे कि इंडिया में आके खेल लो, पाकिस्तान आके खेल लेता था, और हमने जब जाना हो तो हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब मामला ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि अब तुम भी नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो इनको ये समझ नहीं आ रही है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर कोई चीज चढ़ जाए ना जब किसी के, तो फिर इस तरह की बातें आती हैं। ओ भाई तुमने क्लियरेंस क्यों दी है? हमने मांगी है तुम्हारे से क्लियरेंस? हमने जाना ही नहीं। हमारी उन्हें जी क्लियरेंस दे दी, हमने मांगी है आपसे क्लियरेंस? हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें दें क्लियरेंस? हम नहीं आते आपके मुल्क में खेलने। पाकिस्तान की टीम, हमने लास्ट शो भी इसके ऊपर किया था, पाकिस्तान की टीम हॉकी का एशिया कप खेलने और हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी। और जो क्लियरेंस आपने हमें देनी है ना वो आप अपने पास रखें। बिल्कुल। जब तक इंडिया की टीम बराबर की सतह पर आकर बात नहीं करती उस वक्त तक पाकिस्तान भी अब इंडिया खेलने नहीं जाएगा। ये बहुत वाज़ेह और क्लियर पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान को अब ये चीज बाबर हो गई है, पाकिस्तान से ये समझ गया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से खेले बगैर उनका भी सर्वाइव मुमकिन नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ पैसे की गेम रहेगी और पैसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदगी से आता है। भाई आपने कहा था ना कि हमने आईसीसी से कहा है कि हमें पाकिस्तान ग्रुप में ना रखें, तो फिर क्यों रखा हॉकी में भी? क्यों रखा क्रिकेट में भी? अभी आपने मतलब बात कर रहे थे हम ऑफ कैमरा के, जो एशिया कप का जो लोगो बना हुआ है उसमें उन्हें दोबारा से एडिट करके पाकिस्तान को, तो फिर क्यों लाए हैं पाकिस्तान के पैसा के अंदर? बिल्कुल पैसा है। जहां जहां नशरियाती हकूक की बात होगी, जहां जहां ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात होगी, जहां जहां स्पॉन्सरशिप डील्स की बात होगी, वहां इंडिया वाले अपना रोना पिटना डालेंगे। और उन्होंने आके आखिर में खेलना पाकिस्तान के साथ ही है। तो क्यों कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने फेंकी थी जैवलिन थ्रो? भाई कर देता ना कि मैं नहीं खेलना अर्शदीन के साथ, तो छोड़ दे। फिर पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं आप? अगर आप शोर डालते हैं हर दफा और फिर आके आपने वही अपना थूका हुआ चाटना होता है हर इवेंट के ऊपर भी। ये मतलब हमारी जो अवाम है ना, वो अवाम इस तरह की बातें सुन सुन के अब तंग आ गई है बेचारी, इसलिए आपने ये लगाया। तो मतलब हम दोनों यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे थे कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। इनको तो हमने अपनी एंटरटेनमेंट के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट के लिए हम इनके बयान जो है वो चलाते रहेंगे अपने मीडिया के ऊपर, हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, अब इनको सीरियस लेने कोई जरूरत नहीं। हॉकी का एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप से हटके अब ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत, ये जो भारत अब खुल के अहमद कैश साहब सामने आ गया और उसने बांग्लादेश के वेन्यू की वजह से मुखालफत शुरू की और लॉबिंग शुरू कर दी है। डेफिनेटली श्रीलंका और अफगानिस्तान को साथ मिलाएगा और इस तरह की लॉबिंग करके इस टूर्नामेंट को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, दबाव डाला जाएगा। मैं ख्याल नकवी साहब अब नहीं दबने वाले। अहमद कैश साहब, अच्छा, अहमद सईद साहब ने जो बात की है ना कि मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इंडियन एंकर्स को देखता हूं, तो आई मस्ट से अहमद सईद साहब आपका एंटरटेनमेंट का टेस्ट बहुत बुरा है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जहां तक बात है हमजा, देखें इंडिया कुछ भी कर ले,
जो स्टार स्पोर्ट्स उनका जो ब्रॉडकास्टर है मेन बीसीसीआई को पैसा दे बैठा है, उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स काफी हद तक और एसीसी को भी जो पैसा दे बैठा है उसमें एशिया कप के भी इंक्लूडेड है। और ये डील अब से नहीं हुई, काफी अरसा हो गया इस डील को। तो एशिया कप तो होने वाला है। पहले तो इंडिया ये कहता रहा कि हम होने नहीं देंगे, एशिया कप होगा ही नहीं। फिर इंडिया ने कहा होता है तो हो, हम तो उसका पार्ट ही नहीं बनेंगे। और अब जो पोस्टर्स आ रहे हैं उनमें इंडिया जो है बड़े अच्छे बच्चे की तरह शरीफ बन के, उनके कप्तान का भी उसके अंदर पिक्चर है उस पोस्टर में। तो ये बातें करते रहते हैं, बातें कुछ करते हैं, होता कुछ है। वो वही बात है थूक के चाटने वाली, और उसके तो ये खैर एक्सपर्ट है। तो वो अपना थूका हुआ वो चाटते हुए भी समझते हैं ये प्रसाद है पूरा वो करके। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एशिया कप होगा। आई थिंक कि जितनी भी एशियन टीम्स हैं, खासतौर पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीम्स, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बड़ी टीम जैसे इंडिया पाकिस्तान को कंसीडर किया जाता है, उनके साथ एक तो ज्यादा से ज्यादा खेल भी सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देखिए ये एशिया कप मुझे ये लगता है कि काफी हद तक हेल्प आउट करेगा टीम्स को T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के लिए भी, और आगे आने वाली जो टीम्स की सीरीज हैं उनमें भी। तो मेरे ख्याल में तो एशिया कप होगा और डंके की चोट पे होगा और ठीक ठाक ढोल ढमकों के साथ होगा, और इंडिया भी खेलेगा और पाकिस्तान भी खेलेगा। और हाँ, एक चीज जरूर है कि क्योंकि जंग के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे, तो जो भी टीम हारेगी उसको लितर बहुत पड़ने वाले हैं। बहरहाल शायद हम पाकिस्तानी तो बर्दाश्त कर लें क्योंकि हमने वो वाली जंग जीती है 6-0 से। तो ये तो खैर हमने ये वाला मैदान भी पता करना है, बस ये सब तैयारी जिस तरह से कहा कि लेकिन अभी जंग के बाद जो पहला मैदान है वो तो अभी हमारे लेजेंड का लगने वाला है। हाँ, ये 17 से मेरा ख्याल 18 तारीख से शुरू हो रही है। पाकिस्तान को पहला मैच इंग्लैंड से खेलना है, उसके बाद पाकिस्तान को इंडिया के बदले मुकाबिल होना है। तो हम तो हर मैदान में खेलना चाहते भी हैं। हमने पहले भी ये बात की थी। हुआ असल में ये है कि जब से इस तरह के कमजोर लोगों की हुकूमत आई है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री तो बहुत तवील है ना। सिक्योरिटी के मसाइल तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे जोन में हमेशा से रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम को वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते थे तो वो खुद ही कहते थे कि अभी आप ना आए, आप बाद में आ जाइएगा। इस तरह का मामला जो है ना, इसलिए था कि दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बोर्ड में मौजूद थी। लेकिन जब से इस तरह के कमजोर लोग आना शुरू हुए हैं जो तरह तरह की छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखाते हैं, उससे हुआ यह है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हुई है। और खेल जो है वो सरासर पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर जो है वो आना शुरू हो गया है। हम तो पहले भी जाना चाहते थे, हम अब भी जाना चाहते हैं, लेकिन जाना हम बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम इसलिए इनकार नहीं करते कि हम शारजाह में आपसे 18 मैच हारे हुए हैं कि हमने वहां आपसे नहीं खेलना। हम आखिरी बार जब इंडिया गए तो आपको बायलैटरल सीरीज में हरा कर ही आए थे। ये जो ववेला करते हैं ना कि पाकिस्तान ने हराया नहीं है इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर, वो साल में एक ही मैच होता था। उस वर्ल्ड कप के फौरन बाद और उससे पहले भी जो बायलैटरल होती थी उसमें भी हम उन्हें हरा देते थे। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो न्यूट्रल वेन्यू रिकॉर्ड अभी निकाल के देख लें। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक ये जहनी पसमानदगी इनकी नहीं खत्म होती, उस वक्त तक ये स्पोर्ट्स में कहीं भी आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। इस पर फर्दर भी आने वाले शोज में बात करेंगे। नकवी साहब ने जो स्टांस लिया हुआ है ये बेस्ट है। हमने देखा क्रिकेट में भी, और अब जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जाने से स्टांस लिया जा रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जनाब अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स उधर हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें भी हैं। पाकिस्तान अपनी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करने देगा। अगर ये मैचेस, अगर ये टूर्नामेंट, अगर इंडिया को कमाई करनी है, अगर इंडिया होस्ट नेशन है, कमाई करनी है, तो पाकिस्तान की बातें मानना ज़रूरी है। और इससे पहले जितने भी क्रिकेट के बारे से चेयरमैन गुजरे हैं उन्होंने गिव अप कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो स्टांस पर कायम है कि हर सूरत, अगर हाइब्रिड मॉडल उस वक्त खेला गया था चैंपियंस ट्रॉफी, अब आने वाले अगले 10 साल जब तक मामला सेट नहीं होते, जब भी पाक भारत टकरा होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। आगे कल के शो में इंडिया इंग्लैंड पर बात करेंगे क्योंकि आज कुछ ना कुछ का रिजल्ट निकल आएगा। फर्दर उस पर बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।